हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम बताएंगे मेटल्स और नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु के बारे में। दोस्तों एक लेक्चर मेरा पहले से बन चुका है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे टाइप करिए धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय जानसर, तुरंत आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज आते हैं लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं इस चैप्टर 3 का, जिसमें हम बताएंगे खनिज, अयस्क और इसका शुद्धिकरण कैसे होता है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है खनिज किसे कहते हैं। खनिज, ठीक है दोस्तों, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, माइंस में आप लोग केजीएफ मूवी देखे होंगे, उसके अंदर क्या होता है, माइंस बनी होती है। तो माइंस के अंदर से खुदाई करके क्या निकालते हैं, उसमें से लोहा, सोना, चांदी, ये तमाम चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो जब सोना चांदी निकालेंगे जमीन के अंदर से, उसमें ढेरों सारे कचड़े रहेंगे, कुछ यौगिक भी रहेंगे, दूसरे यौगिक भी रहेंगे। ठीक है, तो जो यौगिक और कचड़े के साथ हमको सोना निकाला जा रहा है उसी को बोलते हैं खनिज। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि पृथ्वी यानी प्रकृति में पृथ्वी के अंदर से पाए गए धातु जो यौगिक के साथ रहते हैं, ठीक है ना, जो यौगिक के साथ हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं खनिज, उसे खनिज बोलते हैं। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा, मैं बहुत छोटा खनिज कहते हैं, छोटा डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ठीक है, मतलब कि प्रकृति का मतलब यही जो आपका नेचर है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर मतलब ये मान लीजिए कि कोई क्या है, ध्यान से देखो, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर क्या है, गोल्ड भी है, मतलब सोना भी है, चांदी भी है, ठीक है ना, एजी है, एयू है, ठीक है, तमाम कॉपर पर सब इसी के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, जमीन की खुदाई करेंगे, यानी माइंस बना देंगे यहाँ पे, और इसको खोदेंगे। इसको खोदने के बाद से क्या होगा, इसके अंदर मिट्टी होंगे, कचड़े होंगे, सल्फर, दुनिया भर की कई चीजें होंगी। अब ये चीज के साथ हम क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे, मान लीजिए इसके साथ कुछ गलत, मतलब यहाँ पे मैं XYZ लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये कुछ क्या है, इम्प्योरिटी है, मतलब गंदगी है। इसके साथ और कुछ यौगिक भी होंगे, इसके साथ ही आता है ना। आप अगर ध्यान से बात सुनेंगे तो जमीन के अंदर आप कोई भी, मतलब मान लीजिए कि लोहा हुआ, कोई भी आपका अगर जमीन के अंदर ऐसे, मतलब जमीन के अंदर ला के रखे हैं, उसको निकालेंगे तो उसके नीचे देखेंगे ढेर सारी मिट्टी, नमी, पानी उनी वगैरह, ये सब आ जाता है। उस तरह जमीन के अंदर से, जो कि करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर रहता है, उसको निकालेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे, कचड़े निकलेंगे, और कुछ गैसें निकलेंगी, पानी निकलेगा, नमी निकलेगी, ये सब चीजें निकलती है। ठीक है, तो इन सब की चीजों के साथ और कुछ यौगिक भी निकलते हैं, उनके साथ जो चीज हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, उसे खनिज बोलते हैं। ठीक है, इनके साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। अब दूसरा में हम बताते हैं, खनिज हो गया। अब दूसरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, अयस्क। अब अयस्क किसे कहते हैं दोस्तों, अयस्क किसे कहते हैं, जैसे कि खनिज जो होता है ना, खनिज के अंदर से जैसे क्या होते हैं, कचड़े सब होते हैं, अगर उसमें कुछ यौगिक भी होते हैं, और जिसको हमको चाहिए प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हम जिसको प्राप्त करना है, उसको अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, वो भी कम खर्च में, तो उसे बोलते हैं अयस्क। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन लिख देता हूं, खनिज से प्राप्त प्रचुर मात्रा में खनिज से प्राप्त प्रचुर मात्रा में धातु, खनिज से प्रचुर मात्रा में धातु को प्राप्त करना, धातु को कम व्यय में,
कम व्यय, कम व्यय, व्यय माने खर्च, ठीक है ना, कम व्यय में प्राप्त करना, में प्राप्त करना अयस्क कहलाता है, ठीक है। माने जो भी हम चीज निकालेंगे उसमें ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अयस्क कहते, ठीक है। अब जो जमीन के अंदर से निकालते हैं तो क्या गंदगी रहती है, क्या इम्प्योरिटी रहती है, उसको मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ इसका कैसे शोधन होगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए CuFeS2, ठीक है। अब ध्यान देखिए, मैं इसमें अगर मानता हूं कि कॉपर मान लीजिए कि इसमें 40% है, ये मान लीजिए कि आपका 10% है ना, और ये मान लीजिए कि 2% है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 40%, और ये भी बहुत कम पैसे में, कम खर्च में, ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और कम खर्च में हमको ये कॉपर मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे हमको कॉपर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है दोस्तों। अब कॉपर मिल जा रहा है कम खर्च में, ठीक है, अगर कम खर्च में कॉपर हमको मिल जा रहा है तो इसे बोलते हैं अयस्क, ठीक है। वो भी किससे, ये पूरा का पूरा खनिज है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, खनिज, और खनिज से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, कॉपर को प्राप्त कर रहे हैं, धातु की प्रचुर मात्रा। प्रचुर का मतलब 40% धातु को अगर हम प्राप्त कर ले रहे हैं, अगर 40 नहीं हो सकता तो 30 भी अगर प्राप्त कर लेते हैं, 35 प्राप्त कर लेते हैं, तो भी हम क्या कहते हैं, इसको अयस्क, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलें। अच्छा, एक टॉपिक और देख लेते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, अब दोस्तों धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो भी जमीन के अंदर से चीज हम प्राप्त करते हैं, अगर हम इससे मान लीजिए कि कोई भी ये कॉपर निकाल दिए, तो ये कॉपर के साथ कुछ और भी अशुद्धियां होती है, मैं X लिख देता हूँ उसको, ठीक है। और भी अशुद्धि है, मतलब पूरी तरह से शुद्ध थोड़ी हो जाता है। जमीन के अंदर से आप कोई चीज निकाले, उसको साफ कर दिए, फिर रख दिए, तो वो पूरी तरह साफ नहीं होता है, उसमें ढेर सारे बहुत चीजें प्राप्त रहते हैं, कचड़े रहते हैं, बहुत सी चीज रहते हैं। इन धातुओं को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए, पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। मतलब धातु के पास क्या रहती है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से हम धातु ले लिए, कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कॉपर को हम प्राप्त कर दिए, यहाँ पे अयस्क, कॉपर का अयस्क प्राप्त किए, कॉपर का, ये कॉपर का क्या है, अयस्क है, सुनना बात ध्यान से, कॉपर का अयस्क है। अब कॉपर के साथ क्या क्या रहेगा, कॉपर के साथ रहेगी कुछ इम्प्योरिटी, मतलब कुछ गंदगी, बालू, रेत रहेगी, बालू कहते हैं हम लोग गाँव में, रेत, मिट्टी, और कुछ गैसें भी होगी, ठीक है ना, और भी चीज होती है, और आदि PTC, और भी चीजें होती है। इन सब से हमको सिर्फ निकालना क्या है, इन सब से हमको सिर्फ क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉपर, वो भी प्योर का प्योर शुद्ध। क्या निकालना है, शुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर। तो शुद्ध कॉपर निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, जिसमें इसमें निस्तापन होता है, भर्जन होता है, ये तमाम चीजें होती है। अब धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, तो इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब देखते हैं कि जो हमारा धातुओं का निष्कर्षण कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है निस्तापन, पहला होता है निस्तापन, पहला होता है निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है बच्चों, अब निस्तापन देख लीजिए क्या होता है, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये कचरा ले लिया हूँ, जैसे कोई भी चीज ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ले लिया हूँ CuFeS2, ठीक है। अब ये ले लिया हूँ, ये अयस्क ले लिया हूँ इसका। अब इस अयस्क को, ये क्या है, सांद्रित अयस्क, ठीक है ना, सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे। एक बात थोड़ी सी सुनना, जब इसको हम गर्म करते हैं, इसको खूब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है, ध्यान सुनना, इसका जो टेम्परेचर होता है, मतलब ये तो सॉलिड है ना भाई कोई, अब इसका टेम्परेचर यानी गलनांक ज्यादा होता है, इसको हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो इसके अंदर से क्या क्या मिलेगा हमको। सबसे पहली बात मैं बता दूं, इसके अंदर से H2O निकलता है, मतलब पानी निकलता है, ठीक है। इसमें क्या निकलता है, पानी निकलता है। यानी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब कोई भी चीज आप जमीन के अंदर से निकालते हैं तो उसके अंदर नमी होती है, ठीक है, नमी होती है, मतलब पानी होती है। आप कोई चीज जमीन के अंदर से निकालो, जरूरी है कि उसमें नमी रहेगी, ठीक है, उसमें नमी रहती है, इसके वजह से क्या बनता है, उसके अंदर से जल निकलता है, ठीक है। तो निस्तापन वह क्रिया है, निस्तापन का मतलब ये होता है
कि किसी भी सांद्रित अयस्क को जब हम क्या करते हैं, उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तापमान देने के बाद उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वो भी उसके गलनांक के नीचे, मतलब इतना ज़्यादा ना गर्म कर दीजिए कि वो गल जाए, पिघलने लगे, सिर्फ इतना गर्म करना है कि पिघले ना। और उसके अंदर से क्या निकलेगा, जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों, वाष्प निकलता है। और वाष्प निकलता है दोस्तों, तो वो वाष्प जो होता है, एक पानी निकलता है उसमें से, वही वाष्पशील, ठीक है। और कुछ इम्प्योरिटी, अशुद्धियां होती हैं, तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ और एग्जाम्पल भी लिख दूंगा, पहले समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा Al2O3, ठीक है, और इसके बाद से 2H2O होता है, ठीक है, 2H2O होता है। अब देखिए ध्यान से, 2H2O होता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे खूब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना। टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर देंगे, टेम्परेचर को T से दिखाते हैं, हाई कर देंगे। ध्यान सुनना, टेम्परेचर को हाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3 और प्लस 2H2O। मतलब देखिए पहले इसके साथ क्या था, ये एल्यूमिनियम को निकालना है, इसके साथ पानी भी था ना, तो ये पानी का मतलब यही नमी, ये पानी क्या एक प्रकार की नमी है जो कि इस एल्यूमिनियम के पास है। अब ये क्या हो जाता है, निकल जाता है, ये क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, वाष्प के रूप में निकल जाता है और हमको ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था को बोलते हैं निस्तापन। इसका डेफिनेशन में लिख दूं, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क से अयस्क को उच्च ताप को हम कैपिटल T से दिखा, तापमान में टेम्परेचर, ताप पर गर्म करने पर इसमें से जल, और वो जल किस भाषा में, नमी में, एनसीईआरटी में पूरी तरह से मेंशन है नहीं, जल यानी कि नमी, ठीक है, नमी और अशुद्धियां, और कुछ अशुद्धियां, जैसे कुछ गैस होता है उनका ऑक्सीकरण भी हो जाता है, ठीक है ना, कुछ अशुद्धियां, पूरा शुद्ध नहीं होता दोस्तों, कुछ अशुद्धियां, कुछ अशुद्धियां भी निकलती है इस घटना को तो निस्तापन कहते हैं, ठीक है, निस्तापन कहते, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें Al2O3 माना पूरी तरह शुद्ध नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है अभी ज्यादा, ठीक है, ठीक है। भर्जन किसे कहते हैं, तो सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने की क्रिया, गर्म करते हैं, ठीक है ना, गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है ना, भर्जन कहते हैं। मतलब सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने की क्रिया, ठीक है, जो भी आपकी इम्प्योरिटी, जो भी आप जमीन के अंदर से जो सांद्रित अयस्क मतलब कचरा वाला अयस्क लाए हैं, उसको क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, और वो भी इसमें कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये पिघलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं टेम्परेचर करना है कि ये पिघल जाए, पिघलना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, अकेले भी ले सकते हैं, किसी के साथ भी ले सकते हैं। तीसरा क्या है, हवा होनी चाहिए, ठीक है ना, हवा की उपस्थिति होनी चाहिए,
ठीक है, तो ये निस्तापन और भर्जन समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं इसमें प्रगलन। तीसरा मैं देखूं क्या, तीसरा पॉइंट है हमारा प्रगलन। प्रगलन किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए। किसी सांद्रित अयस्क को लेंगे, यानी कि जो भी कचड़े के साथ हमारा धातु आया है, उसको किसी कोयला यानी कोक या फिर कोई भी ऐसा चीज लेंगे जो कि पिघला हुआ हो, जल्दी से क्या करें, पिघल जाए, ठीक है ना, जो कि गलित अवस्था में पिघला हुआ हो। अब उसके साथ फिर से सुनिए, प्रगलन किसे कहते हैं, जो हमारे पास सांद्रित अयस्क है उसको किसी कोक के साथ या किसी पिघले हुए पदार्थ के साथ मिला के हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, और गर्म करके पूरे धातु को भी पिघला देना है, और पिघलाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रगलन। आया समझ में? चलिए फटाक से मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। प्रगलन किसे कहते हैं, सांद्रित अयस्क को कोक या उसको बोलते हैं गलित, जो गला हुआ पिघला हुआ रहेगा ना उसको गलित या किसी गालक के साथ उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाने, इसमें पिघलाना है, पिघलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, और ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे पूछेगा तो आपको 4-5 नंबर मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में विस्तृत में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आज का वीडियो आप मिस मत करिए, पूरा का पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, मेरी गुजारिश है कि आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरी तरह से एकदम एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण। आज का हमारा टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है दोस्तों? अयस्कों के समृद्धिकरण में 2 टॉपिक है जो कि पेपर में बड़ा चुन चुन के पूछता है। एक होता है अधात्री, ठीक है, दूसरा होता है धातुकर्म। ये 2 चीज होती क्या है दोस्तों, मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अधात्री किसे कहते हैं। जैसे हम कोई अयस्क लिए, अयस्क को हम पूरी तरह से, जैसे अब बताया ना कि पहले शुरू में क्या होता था, अयस्क कैसे प्राप्त करते थे, खनिज से प्राप्त करते थे। तो अयस्क में बड़े बड़े कचड़े तो हटा देते थे, जैसे जमीन के अंदर से हम माइंस के अंदर से खुदाई करके लोहा निकाल लिए, और लोहा को हम बहुत साफ किए, बड़े बड़े कचड़े तो हटा दिए उसमें, जैसे सल्फर हो गया, जो तमाम चीज़ें हो गई, ऑक्साइड हो गया, जो भी चीज़, इनको हटा लिए। लेकिन ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ दोस्तों। अगर ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, उसमें कुछ अशुद्धियाँ बच जाती है, जैसे कि मिट्टी हो जाती है, पत्थर हो जाते हैं, चूना हो जाता है, ठीक है, रेत हो जाती है। ये सब चीज़ें अभी पूरी तरह से गायब नहीं होती है। ठीक है, और ये सब चीज़ के साथ अगर अयस्क है तो उसको बोलते हैं अधात्री। बात समझो, अगर कोई अयस्क है, बड़े बड़े कचड़े हटाने के बाद उस अयस्क में मिट्टी है, पत्थर है, चूना है, ठीक है, और रेत है, अगर ये चीज़ें अगर उस धातु के साथ है यानी उस अयस्क के साथ है तो उसको बोलते हैं अधात्री। ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ डेफिनेशन। ठीक है, अयस्कों में यदि रेत, मिट्टी, ठीक है, रेत, मिट्टी
तथा चूना, चूना पत्थर मालूम है ना, चूना आदि हो तो उस अयस्क को अधात्री कहते हैं। ठीक है, अधात्री कहते अधात्री। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पेपर में नहीं पूछता, लेकिन इसके अंदर के टॉपिक जो कि अधात्री पूछता है। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन पूरा पढ़ो, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अंदर तक जाओ तो। ठीक है, और फिर उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारा हो गया क्या, अधात्री, ये एक टॉपिक हो गया। अगला हमारा टॉपिक है मेट्रोलॉजी, धातु कर्म क्या होता है। ठीक है, मैं धातु कर्म के बारे में बात करूंगा, धातु कर्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, धातु कर्म के बारे में, धातु कर्म को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब धातु कर्म क्या होता है, अधात्री तो समझ गए। देखिए साफ करने के बाद कोई चीज पूरी तरह से साफ नहीं होती दोस्तों, कोई चीज पूरी तरह से साफ नहीं होती, उसमें जरूरी है कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। पूरी तरह से साफ करेंगे, मानते हैं कि आप जो है 80% साफ कर लिए हैं, लेकिन 20% अभी भी बाकी है। ठीक है, उस अशुद्धि को साफ करते हैं तो किस तरह से साफ करते हैं, अगर जो अशुद्धि बच गई है उसको पानी से या ऐसे निकालने पे, कचड़े से, गर्म करने से नहीं साफ हो रहा है, तो उसको साफ करते हैं रासायनिक और भौतिक प्रोसेस से। अब वो रासायनिक भौतिक प्रोसेस से उसको अगर हम साफ कर दिए, प्योर ला दिए, तब उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी, मतलब कि मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी उसको क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, लिख देता हूँ डेफिनेशन। यदि धातु यानी अयस्क पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तो, ठीक है, उसको कैसे साफ करेंगे, देखो बहुत, उसको रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रम की, रासायनिक तथा भौतिक दोनों होना चाहिए, फिजिकल केमिकल दोनों को दोनों होना चाहिए, कि भौतिक प्रक्रम की सहायता से शुद्ध, ठीक है, प्योर करने को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। मैं मार्कर में थोड़ा स्याही डाल दूं क्योंकि बहुत ही स्लो चल रहा है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, अगर शुद्ध करने के बाद भी इसको भी शुद्ध कर लिए, रेत मिट्टी निकाल दिए, फिर भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, जरूरी है कि उसमें कुछ न कुछ कचड़े होते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, धातु कर्म। धातु कर्म कैसे होता है, यदि अयस्क, जो भी अयस्क हमारा है पूरी तरह से जो इम्प्योर है, पूरी तरह से प्योर नहीं है, इम्प्योर है, उसको क्या करते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए भौतिक तथा रासायनिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उस इस्तेमाल से जो हमको मिलता है उसे बोलते हैं धातु कर्म। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से हम करेंगे, मतलब प्योर धातु को लाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं धातु का निष्कर्षण का मतलब धातु को कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी प्योर धातु, शुद्ध धातु। अब देखते हैं टॉपिक हमारा है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अयस्कों का कूटना। अयस्कों का पीसना।
देखना ध्यान से क्या करेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ। अयस्कों का पीसना है, जैसे ध्यान से देखो, जो भी हम अयस्क लेते हैं ध्यान सुनना, ये मान लिए ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे रैंडम शेप का रहता है, कोई ऐसे हो गया, ऐसे कोई भी चीज मतलब ऐसे शेप का रहेगा, बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हैमर की सहायता से, ठीक है ना, हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से क्या करेंगे, हम इसको कूटेंगे, इसको कूटेंगे, इसको पीसेंगे, ठीक है ना। फिर क्रशर, क्रशर होता है एक, मतलब जो तो क्रशिंग करता है, मतलब जिसको क्या करता है, बराबर पाउडर के फॉर्म में लाता है। अब इससे तोड़ते हैं, तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ अयस्कों का पीसना। अयस्कों का पीसना कैसे करते हैं, अयस्क को लेते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े। सबसे पहले क्या करते हैं, हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से क्या करते हैं, इसको कूटते हैं, और कूटने के बाद इसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे ऐसे पार्ट में छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। ये करने के बाद इसको क्या करते हैं, क्रशिंग की सहायता से इसको पीस देते हैं, पीस के बारीक पाउडर बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रोसेस को, जिसमें तोड़ के छोटा करके उसको पाउडर के रूप में बना देते हैं, उसे अयस्कों का पीसना कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा टॉपिक होता है ठीक है, दूसरा इसमें आता है अयस्कों का सॉरी, अयस्कों का सांद्रण, ठीक है ना। अब अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है तो मैं ये भी बता देता हूँ, ध्यान से देखो। अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है, ध्यान सुनिए। अयस्कों का सांद्रण किस तरह से होता है, ये कई टाइप से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अयस्कों के सांद्रण में सबसे पहला काम करते हैं, इसको जो है आप पहले तो आप क्या किए, अयस्कों को पीट के क्या कर दिए, पीस के पाउडर बना दिए, ठीक है दोस्तों। जब उसको पाउडर बना देंगे तो एकदम पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें कचड़ा भी मिक्स है और उसमें धातु भी मिक्स है, दोनों के दोनों किसमें है, पाउडर के रूप में है। अब इसमें क्या होता है, अयस्कों के सांद्रण में ये भी निम्न कई तरह के आते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट होता है, इसमें पहला पॉइंट होता है गुरुत्वीय, गुरुत्वीय अयस्कों का सांद्रण, गुरुत्वीय विधि लिख लो या तो विधि, ठीक है ना। गुरुत्वीय विधि से कैसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसा एनसीईआरटी में दिया होता है, ठीक है, गुरुत्वीय विधि, ठीक है ना। और इसमें कैसे गुरुत्वीय विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कह सकते हैं इसको, गुरुत्वीय विधि भी होता है और पृथक्करण भी होता है, ठीक है ना। या इसको कह सकते हैं गुरुत्वीय, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुत्वीय विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कैसे होता है, तो ध्यान सुनिए। हम कुछ इस प्रकार का एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हमारे पास क्या रहता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वस्तु रहती है। अब जो हम पाउडर लिए हैं दोस्तों, क्या लिए हैं, पाउडर, तो इस पाउडर क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, क्या डालेंगे, पाउडर। अब पाउडर को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, डालने के बाद इसमें तमाम जगह पे ऐसे भरा रहेगा। अब पाउडर डालने के बाद टिल्लू का पानी लेंगे या मोटर का पानी या जग से पानी लेंगे, जिससे पानी लेंगे, पानी से डालेंगे इसमें। अब पानी डालेंगे, ध्यान सुनना, जब ये खांचे में क्या करेंगे, इस खांचे में पानी डालेंगे तो इसमें से जो भारी चीज रहेगा, तो भारी क्या है, भारी तो आपका धातु है, तो धातु इसमें रुक जाएगा और मिट्टी थोड़ी हल्की होती है उससे, तो मिट्टी क्या होती है, धुल के नीचे आ जाएगी। और साथ में थोड़े मोड़े धातु की अशुद्धियां भी, धातु भी आ जाता है, थोड़े मोड़े, बहुत कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धातु यहीं पे रह जाता है। और बाकी जितने भी कचड़े होते हैं सब क्या होते हैं, नीचे। यानी इसमें ये जो जगह होती है, ये पोर्स होते हैं, इसमें क्या बनता है, आपका धातु बचती है। और नीचे क्या होता है, नीचे जो होती है यहाँ पे आपका फैला होता है, ये क्या होती है, ये होती है अशुद्धियां, अशुद्धि, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला टॉपिक है, इसको तो मैं मिटा ही दूं। अगला टॉपिक है, यानी कि इसमें पहला है और इसमें दूसरा क्या है, दूसरे तरीके से कैसे अयस्कों का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। झाग प्लावन विधि,
ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। झाग प्लवन विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से। मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट कौन है। एक ये वाला बहुत है अयस्कों का सांद्र, और ये झाग प्लवन विधि, ठीक है ना, ये बार बार पूछा जाता है। अब झाग प्लवन विधि क्या होती है दोस्तों? झाग प्लवन विधि, सबसे पहले हम लेते हैं एक बड़ा सा कंटेनर यानी बर्तन, ठीक है, और इस बर्तन में क्या करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि झाग प्लवन जो विधि है ये सल्फाइड अयस्कों के लिए है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। सल्फाइड अयस्कों के लिए, अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क जितने भी रहेंगे, जो सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्कों में क्या होता है, आप झाग प्लवन विधि का यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी आप ले रहे हैं, कोई अयस्क है जिसमें सल्फाइड के कुछ अयस्क हैं, तो इसका मतलब उसको हम झाग प्लवन विधि से करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं, जो सल्फाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, तेल के साथ तैरते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें मिलाते हैं पानी और तेल, दोनों क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, पानी और तेल। इसमें क्या है, जल और प्लस क्या है, तेल। अब तेल कौन सा होना चाहिए? तो तेल होना चाहिए चीड़ का तेल, ठीक है ना, चीड़ का तेल। अब बनिए की दुकान में जाएंगे तो पूछेंगे तो बता देगा, ठीक है ना। इसमें जल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, चीड़ का तेल। अब जो भी आप पाउडर बनाए हैं उस पाउडर को इसमें डालेंगे, ठीक है ना। जो भी पाउडर क्या किए हैं आप, बनाए हैं, ठीक है ना, जो भी पाउडर है आपके पास, उस पाउडर को इसमें डालेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे सेक करेंगे। तो एक बात बताइए, ऊपर क्या बचता है भाई? ऊपर बचता है तेल। ध्यान से देखो भाई, ऊपर क्या बचता है, तेल बचता है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे में लिख देता हूँ, ऊपर क्या बचता है, ये क्या है, ये सब तेल है, ठीक है। अब ये तेल है, ऊपर क्या है, तेल है। अब देखो, तेल हमेशा पानी के ऊपर ही रहता है, ना कि नीचे जाता है, ठीक है। अब तेल ऊपर है, इसमें क्या करेंगे, पाउडर को डालेंगे। अब दोस्तों जब पाउडर को डालेंगे ना, वो भी किसमें, सल्फाइड अयस्क होने चाहिए उसमें। तो सल्फाइड अयस्क के जो भी धातु होते हैं, वो तेल में क्या होते हैं, तेल से चिपक जाते हैं। सल्फाइड अयस्क को मैं एस छोटा छोटा एस लिख देता हूँ, ठीक है। ये छोटा छोटा क्या है, एस है। ये सल्फाइड अयस्क जो होते हैं क्या करते हैं, तेल के साथ घुल के चिपक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि झाग बना रहता है, ऊपर क्या होता है, सब झाग होता है, और नीचे जो क्या होता है, नीचे अशुद्धियां किसके साथ, पानी के साथ घुल के। अब मिट्टी अगर कहीं पे है, अब पानी को मिलाएंगे तो क्या, मिट्टी जमीन में बैठ जाती है, तली में बैठ जाती है, यानी नीचे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे होते हैं आपके अशुद्धियां। इसमें क्या होती है, यहाँ पे होते हैं बहुत सारी अशुद्धियां, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, फिर इसको आप छान उन के वगैरह वगैरह जैसे भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय मेथड में बताता हूँ, चुंबकीय मेथड क्या है। इसमें अगला आता है, मतलब कि अयस्कों के सांद्रण में तीसरा टॉपिक है हमारा चुंबकीय करण विधि। अब चुंबकीकरण विधि क्या है, ध्यान से बात सुनो। इसमें होती है एक चक्की, ठीक है ना, फिगर को भी देख लो बहुत आसान तरीके से। एक होती है चक्की, और चक्की में क्या होते हैं, व्हील होते हैं, व्हील मतलब पहिया, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो ये आपका जो होता है खूब बाकायदे से ऐसे लगा होता है ना, और यहाँ पे जगह होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जगह होता है, ठीक है, ठीक है, इस जगह होती है। और इसमें क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं वही पाउडर। अब वो पाउडर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चक्की पूरी तरह से घूमेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, पाउडर घूमेगी तो अशुद्धियां, तो मान लीजिए इधर कहीं अशुद्धियां जा रही है, ठीक है। और मैं एक तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे कोई अगर मैग्नेट आप रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, जितने भी इसमें से धातु रहेंगे जो कि चुंबक से, और याद रहे ये कहाँ, चुंबकीकरण कहाँ यूज होता है, जहाँ पे किसी धातु के अंदर चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। अब जब चुंबकीय गुण होगा तो धातु क्या करेगा, चुंबक को अपने पास आकर्षित कर लेगा,
तो चुंबक आपका जमा हो जाएगा इधर और यहाँ पे हो जाएगी अशुद्धियां। ये हो जाती है अशुद्धियां, ये हो जाती है अशुद्धियां और यहाँ पे आपको मिलता है धातु। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। अभी इसकी एक विधि है जो कि अलग है, लास्ट है। ठीक है, अब थोड़े से रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं थोड़े से, अब बताते हैं कि इसमें कैसे शुद्ध दूध होता है, थोड़ा उसका रिएक्शन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना, तो हम बताते हैं टॉपिक है सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातुओं का शोधन, ठीक है ना, का शोधन, समृद्धीकरण बोल सकते हैं, शोधन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिएक्शन कर लेते हैं जिससे हमको काफी अच्छे और हद तक पता चले कि आखिर में रियलिटी में होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखते हैं, टॉपिक है हमारा सक्रियता श्रेणी में धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण सक्रियता श्रेणी में धातुओं का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी में धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है दोस्तों, बात सुनिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सिनेबार का। सिनेबार क्या होता है, सिनेबार HGS, इसको बोलते हैं सिनेबार। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिनेबार क्या होता है, HGS, ठीक है ना। अब इसमें जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं, O2 को मिलाते हैं, तो क्या बनता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सल्फर, ये जो सल्फर है ना, सल्फर यहाँ से निकल जाता है और सल्फर की जगह लगता है क्या, ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे HgO हो जाएगा और प्लस ये सल्फर क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, HgS में से S निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया। संतुलित करना है तो हम क्या करते हैं, 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे और ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 2O2 2 दूना के 4, 2 और 2 4, सल्फर 2 और सल्फर कितना 1 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको लेंगे, ठीक है ना। ये क्या लेंगे, मरकरी। ये क्या, Hg क्या होती है, मरकरी। दोस्तों Hg मरकरी होती है। मैं आपको बता दूं कि किसी चीज को अगर आप खुले वातावरण में रिएक्शन करते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन जरूर से आ जाता है। और सल्फर ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और Hg जो होता है, जो सल्फर जगह छोड़ के जाता है, उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, हम इसको वापस से लेते हैं HgO को, ठीक है, HgO को हम वापस से लेते हैं। ध्यान से सुनना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब HgO को लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वापस से गर्म करेंगे। यहाँ तो गर्म किए हैं, यहाँ वापस से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे Hg, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, Hg बनेगा और प्लस साथ में क्या बनेगा, O2 बनेगा, और Hg यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए, ये जो चीज आपको मिली है ना, ये शुद्ध, प्योर शुद्ध। मैं 100% नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया में 100% कोई भी आप काम कर नहीं सकते। 100% नहीं कहूँगा,
मैं 98% कहूंगा या 95 कर दूंगा। 95% आपको क्या मिल गया है, मरकरी मिल गया, ठीक है ना, Hg मिल गया और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिल गई है, ठीक है। ये सिनेबार का एग्जांपल, इसको आप कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमआई का फोन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बताइए, एक बार लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगला देख लेते हैं। इसमें ये सिनेबार का एग्जांपल जो कि पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मैं अगला देखता हूँ फटाक से, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब बताते हैं, अगला हमारा टॉपिक है, बताने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, पहले लिख दूं, धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण क्या होता है, ठीक है। धातुओं का परिष्करण क्या होता है दोस्तों, धातुओं का परिष्करण होता क्या है, मैं बताऊं आपको। मैं बताया हूं कि आपने क्या किया। सबसे पहली बात, आपके पास 100%, बात सुनना ध्यान से मेरी, पहले मैं यहाँ पे 100% हमारे पास कोई भी, हम क्या लिए थे, खनिज लिए थे। 100% क्या था हमारे पास, खनिज। तो KH से मान लो क्या है, खनिज। 100% से हम क्या किए, 60%, या फिर हम कह दें कि 60 नहीं तो 30%, ठीक है ना। 30% हम क्या पाए भाई, अयस्क पाए, AS मतलब अयस्क। बात सुनना, 100 में से 30% हम क्या पाए, अयस्क पाए, ठीक है। मतलब 100 में से 30 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 70% ना। तो 70% हमारे पास क्या बचा, अयस्क बचा। अब देखिए 70% में से मान लीजिए कि हम लोग जो होता है 70% में से हमने शोधन करने के बाद 60% हम अभी भी क्या पाए, अयस्क पाए, ठीक है। अभी भी क्या पाए, अयस्क पाए, दोबारा ही अयस्क ही पाएंगे। उसके बाद से हम लोग अयस्क का क्या किए, शोधन किए। कैसे शोधन किए, उसको बहुत तरीके से, मतलब झाग प्लावन विधि, चुंबकीय पाउडर बना के, ये सब किए। तो हमें बहुत कुछ करने के बाद, पूरी तरह करने के बाद, ये जो 100% है ना बच्चों, ये जो 100% है, हम 95% तक क्या किए, किसी धातु का शोधन हम कर लिए। जो चीज शुरू में क्या था, 100% पूरा वो पूरा कचरा था, धातु का मिक्स था, लेकिन हम जो होता है उसको बहुत मेहनत करके उसको प्योरीफाई किए, और प्योरीफाई करने के बाद 95% ही शुद्ध हो पाया, पूरा 100% शुद्ध नहीं हो पाया। उसको शुद्ध करने के लिए उसमें बहुत सी चीज होती है, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती है, ठीक है ना, वो नेचर में आपकी पाई जाती है, वो अशुद्धियाँ होती है। उसको प्योर शुद्ध करने के लिए हमको क्या विधि हमको दिखी वैद्युत अपघटनी विधि। देखिए ध्यान से, वैद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारा टॉपिक है वैद्युत, इसको लिखिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत अपघटनी विधि, वैद्युत अपघटनी विधि। अब वैद्युत अपघटनी विधि क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए आप 2 मिनट में समझा दूंगा, एकदम गारंटी है। सबसे पहले लेते हैं एक बड़ी सी बाल्टी, ठीक है, बड़ी सी बाल्टी, कंटेनर जिसको कह दें, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर आप क्या भरेंगे, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास है पानी, ठीक है, हमारे पास है पानी। इस पानी में हम डालेंगे इलेक्ट्रोड की 2 छड़। इलेक्ट्रोड की 2 छड़ में क्या होता है, इलेक्ट्रोड की 2 प्रकार की छड़ें ही होती है। एक को बोलते हैं एनोड। अब ये छड़ क्या है, मान लीजिए इसको बोल देते हैं एनोड, ठीक है ना, एनोड। अब एनोड वाली छड़ कैसी होती है, धनात्मक होती है। ध्यान से बात सुनना, एनोड की छड़ क्या होती है, धनात्मक। और ये वाली छड़ क्या है, कैथोड की, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड की छड़ होती है ऋणात्मक, ठीक है ना।
मतलब एनोड की छड़ पॉजिटिव होती है और कैथोड की छड़ निगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों, ये कैसी होती है पॉजिटिव और ये कैसी होती है निगेटिव। अब इसमें क्या करेंगे, कहीं से एक वायर लेकर आएंगे, और इसको किसी स्विच से, ये हमारा क्या है 3 प्लग का स्विच है। अब इसको इससे जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इसमें क्या आ गया, करंट आ गया। और याद रहे दोस्तों, जिस धातु का हमको शोधन करना है, जैसे हमको कापर का लेना है, मानते हैं कि ये क्या है, माना कापर का इलेक्ट्रोड है, माना कापर को शोधन करना है, कापर का शोध करना है। ठीक है, शोध मतलब शोधन करना है, शोधन करना, माना कापर का शोधन करना है। अब दोस्तों कापर का शोधन अगर करना है तो हम क्या करेंगे, कापर की छड़ भी ले लेंगे। और ध्यान से सुनिए, जब जलीय विलयन में कापर जाता है तो ये कापर की छड़ है। अब इस कापर से क्या निकलेगा, कापर से Cu2+ कापर निकलेगा। बात सुनिए ध्यान से, इसके अंदर से कापर Cu2+ के रूप में, जैसे कि आपको पता है कि कापर जो होता है, कापर क्या करता है, कापर अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ठीक है, कापर अपने अंदर से क्या करता है, कापर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है और खुद बन जाता है 2+। तो ये क्या करेगा, ये जो छड़ है ना, इस छड़ से कापर निकलेगा और ये छड़ कैसी होती है निगेटिव, यानी इस पे निगेटिव ही होता है। ठीक है, ये निगेटिव, अब ये निगेटिव होता है और ये कापर होता है। तो कापर एक बात है निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव क्या करता है, निगेटिव क्या करता है, अपने पास रखता है। पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और निगेटिव पॉजिटिव भी आकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। अगर निगेटिव और निगेटिव है तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ठीक है ना, ये कहानी है। तो ये जो कापर 2+ है, ये क्या करेगा, ये जाके चिपक जाएगा इस पे, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये इस पे चिपकेगा और ये इस पे चिपकेगा। तो कापर एकदम आपको जो मिलेगा एकदम 100% शुद्ध मिलेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा मैं लिख दूं, 100% भी क्यों लिखूं, 99.99% आपको क्या मिलेगा, आपको कापर शुद्ध मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ साथ ही में यहाँ पे संक्षारक क्या होता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ संक्षारक। ठीक है ना, संक्षारक किसे कहते हैं, देखो मैं संक्षारक को बताता हूँ। संक्षारक का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है ना, संक्षारक का अर्थ क्या होता है, जंग लगना। अब समझ जाएंगे आप लोग, मैं आपकी भाषा में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। संक्षारण भी एक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद ये क्या होता है, आपका संक्षारण लगता है। ठीक है ना, आप बात सुनिए ध्यान से। आप एक लोहा लेते हैं, लोहे को अपने बागीचे में घर के बाहर आप रख देते हैं, 1-2 महीने या 2-3 दिन बाद देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। लाल से पोर, मतलब लाल क्या हो जाते हैं, उस पर जमे जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। लाल लगता है तो वो क्या करता है, बाहर होता है क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई लोहा है तो ऑक्सीजन क्या होता है, उस पर आके बैठता जाता है। और इसकी वजह से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीकरण होता है वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से धातुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, और ये चैप्टर पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगा। हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए। संक्षारण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं, जंग का लगना। ठीक है, जंग का लगना, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये पेपर में पूछता है, लास्ट क्वेश्चन में ये रहता है। संक्षारण क्या होता है, आपके घर में लोहा होगा, ठीक है, लोहे को आप रख दीजिए बाहर, कहीं बाहर खुले में, और खुले में रखने के बाद 2-3 दिन बाद देखेंगे उसमें लाल परत आ जाती है। ठीक है ना, अब वो लाल परत जो होती है उसी को बोलते हैं जंग लग गया। धीरे धीरे और छोड़ देंगे और जंग लग जाएगा। तो यानी हम इससे क्या सीखे
इससे हम ये सीखे संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, वो भी धातु पे। आप देखिए जंग जरूरी नहीं कि धातु में लगता है, फलों में भी लगता है। जैसे सेब को आप काट दीजिए तो पहले तो सफेद रहेगा, 3-4 घंटे बाद देखेंगे तो सेब पे क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। मतलब सेब का भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब पेपर में पूछता है इसके बचाव क्या है, इसके बचाव, संक्षारण के बचाव क्या है। तो बचाव का मतलब बचाव में क्या करेंगे भाई, बचाव में क्या होता है, सबसे पहला बचाव क्या है, तेल लगा दीजिए, तेल लगाकर, ठीक है ना। बचाव कैसे करेंगे, तेल लगाकर, पेंट करके, पेंट करके और पेंट करके, तेल लगाकर, पेंट करके, ठीक है ना। और उसको खुले में ना रखे, खुले में ना रखे, ठीक है ना, खुले में ना रखें। और क्या होता है इसमें, ग्रीस लगा के, ग्रीस, ठीक है ना, यानी लेपन करके, लेपन करके, लेपन करके, ठीक है ना, आदि, ठीक है ना। ग्रीस व्रीस होता है ना, अगर कोई लोहा है उसमें ग्रीस व्रीस रहेगा तो उसमें जंग नहीं लगेगी। जैसे कार बाइक्स मोटर्स में आप क्या लगाते हैं, इंजन में जो लोहे होते हैं उसमें लगा होता है क्या, ग्रीस, और ग्रीस की वजह से उस पर वैसे वो क्या होता है, उसका जो जंग नहीं लग पाता, ठीक है ना, और जंग नहीं लग पाता है। तो जंग इसी को कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।